हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे एलडीसी एसीएम दैट इज असिस्टेंट कॉमर्शियल मैनेजर का जो एग्ज़ाम नायर द्वारा कंडक्ट कराया गया था ऑन द डेट 20 नवंबर 2022 को। तो इस वीडियो में हम कॉमर्शियल सेक्शन के क्वेश्चंस को देखेंगे। पिछले हमने 4 वीडियोस इस पेपर के डिस्कस कर लिए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया इन वॉग फॉर डिसाइडिंग NSG 1 कैटेगरी स्टेशन। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेसिकली कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेशन से लिया हुआ यह क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा कि 9 नवंबर 2017 के बाद जो है तो स्टेशंस का एक नया क्लासिफिकेशन इंडियन रेलवे द्वारा किया गया, और इसको जो है तो 3 ग्रुप्स में बांटा गया स्टेशंस को। फर्स्ट ग्रुप जो था वो है NSG, दूसरा SG दैट इज नॉन सबर्बन ग्रेड, सबर्बन ग्रेड, और हाल्ट। 3 कैटेगरीज में बांटा गया, NSG 1 to 6, फिर इसके अलावा SG 1 to 3 और हाल्ट ग्रेड 1 to 3 की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, तो NSG 1 किस तरह के स्टेशन को बोला गया? तो ऐसा गैर उपनगरीय स्टेशन या नॉन सबर्बन स्टेशन जिसमें क्या है, जो इनकम है या अर्निंग है, जो पैसेंजर अर्निंग है वह 500 करोड़ से अधिक है। तो ऐसे स्टेशंस को हम NSG 1 स्टेशन में काउंट करेंगे। या पैसेंजर फुटफॉल्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो इस केस में जो है वह 20 मिलियन से अधिक है। ठीक है, जो भी प्रस्तावित बाहरी यात्रियों का मानदंड है वह 20 मिलियन से अधिक है अगर, तो ऐसे स्टेशंस को हम NSG 1 स्टेशंस की कैटेगरी में रखेंगे। तो 500 करोड़ या 20 मिलियन पैसेंजर फुटफॉल, ठीक है, तो NSG 1 स्टेशन कहलाएगा। तो इस केस में ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वह राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा NSG 2 जो होगा वह 100 करोड़ से अधिक है और 500 करोड़ से कम है। तो उस केस में जो है उसको हम बोलेंगे, यहाँ पे इनकम की बात हो रही है, अर्निंग जो है पैसेंजर अर्निंग, तो NSG 2 होगा, या 10 मिलियन से 20 मिलियन पैसेंजर फुटफॉल है। NSG 3 जो होगा वह 20 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक का अर्निंग है, या 5 मिलियन से 10 मिलियन पैसेंजर है यहाँ पे। और NSG 4 की बात करें तो 10 करोड़ से 20 करोड़ है ना, 20 करोड़ तक का अर्निंग है अगर। ठीक है, और 2 मिलियन से 5 मिलियन तक का पैसेंजर फुटफॉल है। इसके अलावा NSG 5 जो होगा 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होगा, और यहाँ पे पैसेंजर फुटफॉल बात करके करेंगे तो यहाँ पे 1 मिलियन से 2 मिलियन, और NSG 6 जो होगा 1 करोड़ से कम है अगर अर्निंग, तो इस केस में वह NSG 6 कैटेगरी का स्टेशन होगा, और 1 मिलियन से कम है अगर यहाँ पे पैसेंजर फुटफॉल। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर रखा है NSG ग्रेड के स्टेशंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेल मदद इज टू इनहेंस एक्सपीरियंस ऑफ रेलवे पैसेंजर विद स्विफ्ट एंड सेटिस्फैक्टरी रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स। फॉल्स, पार्शली ट्रू एंड ट्रू। तो रेल मदद का जो ऑब्जेक्टिव है कि जो भी पैसेंजर का एक्सपीरियंस है, ठीक है, ट्रैवल एक्सपीरियंस हुआ सेटिस्फैक्टरी, और उसके जितने भी कंप्लेंट्स हैं उनको समय पर निवारण किया जा सके। ठीक है, तो यह जो है ट्रू होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द ऑपरेटिंग रेशियो। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीटेटिव नेचर का क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ वर्किंग एक्सपेंसेस टू ग्रॉस अर्निंग, द यूनिट ऑफ मीजर्स विच रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ 1 टन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। ठीक है, दिस या डेफिनीशन ऑफ व्हाट NTKM। ठीक है, 1 टन ओवर 1 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, इट मीन्स नंबर ऑफ पैसेंजर बुक्ड फ्रॉम ईच गेज ऑफ द रेलवे। नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। सो इसका आंसर होगा रेशियो ऑफ वर्किंग एक्सपेंसेस टू अर्निंग, ग्रॉस अर्निंग इज कॉल्ड अ ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, सो इट इज़ अ बेसिकली अ फाइनेंशियल टर्म जो किसी भी सिस्टम की फाइनेंशियल हेल्थ को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, द टेन्योर ऑफ नेशनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव काउंसिल्स दैट इज NRUCC फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग।
ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल रेलवे यूजर्स की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए NRUCC, ZRUCC, DRUCC, तीन तरह से हमने इसको डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे NRUCC की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसके टेन्योर को लेके क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे 2 ईयर्स। ठीक है, क्या आंसर होगा? दैट इज 2 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है यहाँ पे, हु इज द चेयरमैन ऑफ जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी। ठीक है, तो ZRUCC का चेयरमैन पूछा जा रहा है यहाँ पे कौन है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा ZRUCC है, ठीक है, उसको ऑप्शन में दिया है, द जनरल मैनेजर विल नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ ZRUCC, सेक्रेटरी टू जनरल मैनेजर विल द चेयरमैन ऑफ जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी, and the general manager will be the chairman of zonal railway users consultative committee. So general manager is the right answer. So option number 3 is the right answer. Okay, next question पे आते हैं। landslides alert categorization for warning in disaster management for category 1 landslide as per SOP। तो यहाँ पे बेसिकली अलर्ट की बात हो रही है, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, रेड अलर्ट, ब्लू अलर्ट। ठीक है, तो लैंडस्लाइड अलर्ट कैटेगराइजेशन जो है एज अ कैटेगरी 1 लैंडस्लाइड होता है। तो एज पर SOP जो है, तो उसके लिए कौन सा अलर्ट, किस कैटेगरी का अलर्ट जारी करना होगा? येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट, ब्लू अलर्ट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे रेड अलर्ट। तो जो भी कैटेगरी 1 का लैंडस्लाइड होगा, मतलब काफ़ी खतरनाक होगा। ठीक है, इसके लिए रेड अलर्ट जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ द नोडल एजेंसी एट अ नेशनल लेवल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ रिस्पांस एंड रिलीफ इन द वेक ऑफ नेचुरल डिजास्टर। तो जब भी नेचुरल डिजास्टर होगा, तो इस केस में जो भी कोऑर्डिनेशन के लिए एजेंसी होगा, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The train side vending in sections or train running without pantry car is dash dash contract. Short term contract, long term contract, specific contract and none of the given options. तो यहाँ पे जो भी ट्रेन विदाउट पेंट्री कार रन कर रहा है, तो जो भी ट्रेन साइड वेंडिंग सेक्शंस हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वह किस नेचर का होना चाहिए? तो दिस इज अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है SMU स्टैंड फॉर। SMU का मतलब क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे SMU स्टैंड फॉर पूछा गया है, तो इस SMU दैट इज स्पेशल माइनर यूनिट। ओके, सो स्पेशल माइनर यूनिट इस SMU। ठीक है, नेक्स्ट है, बेसिकली ये कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, विच स्टेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग अंडर चार्जेस। तो अंडर चार्जेस को कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? बुकिंग स्टेशन, डेस्टिनेशन स्टेशन, इंटरमीडिएट स्टेशन एंड नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे डेस्टिनेशन स्टेशन। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। When rebooking is permitted, a fresh invoice should be issued in which dash dash should be included। तो जब भी रीबुकिंग होती है, तो उस केस में जो फ्रेश इनवॉइस इशू होगा, तो उसमें कौन सी चीज़ को इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है? डेबिट चार्जेस, अंडर चार्जेस, ऑल ड्यू चार्जेस एंड पेड ऑन चार्जेस। ठीक है, तो इट इज़ अ पेड ऑन चार्जेस। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, दैट इज पेड ऑन चार्जेस शुड बी इंक्लूडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंडर चार्जेस डिटेक्टेड बाय ए स्टेशन आर ईदर, इट इज अ करंट, एरियर, बोथ करंट एरियर एंड नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, तो इस केस में जो भी हमारा अंडर चार्जेस होगा वह बेसिकली करंट और एरियर दोनों टाइप का होगा। ठीक है, सो बोथ करंट एंड एरियर इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है। द स्टेशन सील फॉर वैगन्स शुड रिमेन इन द सेफ कस्टडी ऑफ। तो जो स्टेशन सील फॉर वैगन्स है, ठीक है, वह किसकी कस्टडी में रहते हैं? यहाँ पूछा जा रहा है। स्टेशन मास्टर, चीफ यार्ड मास्टर, वैगन मूवमेंट इंस्पेक्टर, ठीक है, जिसको MBI बोलते हैं, एंड नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या? स्टेशन मास्टर। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है, एज पर एसओपी डीलिंग विथ पार्सल लीजिंग टेंडर्स हु विल बी द एक्सेप्टिंग अथॉरिटी फॉर टेंडर्स हैविंग टेंडर वैल्यू अबव 100 करोड़। तो अबव 100 करोड़ की टेंडर वैल्यू के लिए जो है यहाँ पे एक्सेप्टिंग अथॉरिटी कौन होगा, ठीक है, जिसमें यहाँ पे पार्सल लीजिंग टेंडर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो एडीआरएम, पीसीसीएम, जीएम और डीआरएम, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, एसओपी से क्वेश्चन है, एसओपी से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है एग्जाम में। तो अबव 100 करोड़ के केस में जो है तो हमारे पीएचओडी जो पीसीसीएम है, तो उनके द्वारा जो है तो इसको एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के तौर पे माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीरियड फॉर टेंडर नोटिफिकेशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 डेज, 21 डेज, 30 डेज, 7 डेज, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 21 डेज। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। पीरियड ऑफ टेंडर नोटिफिकेशन इज 21 डेज, दैट मीन्स 3 वीक्स। ओके। नेक्स्ट है, व्हाट अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड एज अर्नेस्ट मनी टेंडर फॉर लीजिंग ऑफ एसएलआर और बीपी। तो जो हमारा एसएलआर हो गया उसको लीज करना है, या पार्सल वैन है उसको लीज करना है, तो इस केस में जो भी अर्नेस्ट मनी है, ठीक है, वो कितना हमको जो है सबमिट करना होगा। 2% ऑफ एनुअल बिड वैल्यू, ठीक है, 5% ऑफ एनुअल बिड वैल्यू, सिर्फ 7.5%, और 10% ऑफ एनुअल बिड वैल्यू, ठीक है, और टोटल बिड वैल्यू जो भी है, ठीक है। तो इस केस में आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5% ऑफ एनुअल बिड वैल्यू और टोटल बिड वैल्यू, ठीक है। तो जैसे ही टेंडर अगर आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो इस केस में अर्नेस्ट वैल्यू जो होती है, मनी वैल्यू, वो क्या हो जाती है, आपका वह रिफंड हो जाता है, और इसके बाद जो है तो सिक्योरिटी मनी जो होता है उसको डिपॉजिट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज सीपीएलपी। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सीपीएलपी का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे। तो सीपीएलपी इज नथिंग बट अ कॉम्प्रिहेंसिव पार्सल लीजिंग पॉलिसी, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव पार्सल लीजिंग पॉलिसी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, द क्लर्केज चार्ज ऑफ ₹60 विल बी कलेक्टेड पर पर्सन इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस फॉर डैश डैश टिकट्स। तो क्लरिकल चार्ज जो है यहाँ पे ₹60 वह कलेक्ट किया जाता है, चाहे कोई भी डिस्टेंस का टिकट हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो आरएसी के केस में, डब्ल्यूएल के केस में, बोथ वेटिंग लिस्ट और आरएसी एंड नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बोथ आरएसी एंड डब्ल्यूएल, दैट इज वेटिंग लिस्टेड, ठीक है। टिकट्स दोनों के केस में जो है तो क्लरिकल चार्जेस ₹60 को, क्लर्केज चार्जेस जो भी है ₹60 को कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, जेटीबीएस कैन नॉट इशू डैश डैश टिकट्स। सो यहाँ जेटीबीएस कैन नॉट इशू डैश डैश टिकट, किस तरह के टिकट्स को जेटीबीएस जो है इशू नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है, तो जेटीबीएस इज नथिंग बट जन साधारण टिकट बुकिंग सेवा, ठीक है। तो जन साधारण टिकट बुकिंग सेवा बेसिकली इट इज़ एन आउटस्टैंडिंग स्कीम ऑफ इंडियन रेलवेज। इसमें क्या होता है, जो भी एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो कि टिकट सेल काउंटर्स जो अपने रेलवे स्टेशन के पास में लगे रहते हैं, उनको लगाना होता है अगर वो अनरिजर्व टिकट्स जो है उसको सेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो जितने भी अनरिजर्व रेलवे टिकट्स है उसको सेल करने के लिए जो रेलवे स्टेशन के आसपास कई काउंटर्स लगे होते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं जेटीबीएस, ठीक है, दैट इज जन साधारण टिकट बुकिंग सेवक, ठीक है। तो ये अनरिजर्व टिकट्स जो होते हैं, या यूटीएस, कंप्यूटराइज्ड यूटीएस टिकट, जो अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम है उसको इशू करते हैं, ठीक है। तो इस केस में बेसिकली वो जर्नी टिकट्स दे सकते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट्स दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये फ्रेश सीजन टिकट्स जो है वो इशू नहीं कर सकते। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यूटीएस अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम ऑन मोबाइल इज इनेबल टू इशू सिंगल जर्नी टिकट्स, प्लेटफॉर्म टिकट्स, सीजन इशू और रिन्यूअल्स, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। सिंगल जर्नी टिकट्स, प्लेटफॉर्म टिकट्स, सीजन इशू और रिन्यूअल्स, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। सो यूटीएस ऑन मोबाइल इज इनेबल टू इशू, सभी प्रकार के टिकट्स जो है यहाँ पे इशू किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, द ट्रांजेक्शन्स बीइंग डन थ्रू पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स, आर टू बी सेटल्ड एट एंड ऑफ द डे, वंस इन अ वीक, एंड ऑफ ईच शिफ्ट, एंड ऑफ इवनिंग शिफ्ट। तो यहाँ से पीओएस मशीन के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं
ठीक है, तो उनको कब सेटल्ड किया जाता है। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो एंड ऑफ द डे, वंस इन अ वीक, एंड ऑफ ईच शिफ्ट, एंड ऑफ ईच शिफ्ट में जो होता है, तो जो भी ट्रांजैक्शंस हुआ है उसको सेटल्ड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्विस चार्जेस फॉर अ स्पेशल कोच बुकिंग अंडर FTR इज लेवीड एज। तो यहाँ पे अगर स्पेशल कोच बुकिंग करना है अंडर व्हाट फुल टैरिफ रेट, ठीक है, तो इस केस में जो है वह 30% ऑन बेसिक फेयर जो है तो लगेगा सर्विस चार्ज। सो 30% ऑफ बेसिक फेयर, 30% ऑन बेसिक फेयर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है YTSK शैल इशू। तो YTSK किस तरह के टिकट्स को इशू करेगा, शैल इशू ओनली PRS टिकट, ओके, ओनली UTS टिकट, बोथ PRS एंड UTS एंड नन ऑफ द अबव। सो YTSK दैट इज अ यात्री टिकट सुविधा केंद्र। तो यात्री टिकट सुविधा केंद्र से जो है तो आप दोनों बोथ PRS एंड UTS टिकट्स ले सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 पे आएंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा था चार्जेस फॉर द डिफेंस पर्सनल्स ट्रेवल यूजिंग वारंट्स आर पेड बाय। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डिफेंस पर्सनल के लिए जो ट्रैवलिंग होती है, ठीक है, तो उसके जो चार्ज है, ठीक है, जो कि वारंट के रूप में पेड किए जाते हैं, वो किसके द्वारा किए जाते हैं। सो अकाउंट्स जनरल ऑफ सेंट्रल रेवेन्यू, और या फिर कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, और CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो बहुत उम्दा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बेसिकली कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस, दैट इज CGD अकाउंट, CGDA। सो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट से जो है तो इसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्राइटेरिया फॉर अलॉटमेंट ऑफ लोअर वर्थ अगेंस्ट लेडीज कोटा। ठीक है, तो लोअर वर्थ के का जो अलॉटमेंट होता है अगेंस्ट लेडीज कोटा किस हिसाब से किया जाता है। यहाँ पे लेडीज ऑफ एंड अबव 45 ईयर्स ऑफ एज, चिल्ड्रंस अबव 12 ईयर्स बट बिलो 14 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्राइटेरियाज दिए हुए हैं ऑप्शन में, और पूछा जा रहा है कि लोअर बर्थ का जो भी अलॉटमेंट है लेडीज़ कोटा के अंदर, वह किस बिहाफ पर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें केवल पहला क्राइटेरिया जो लेडीज़ ऑफ एंड अबव 45 ईयर्स है वो सही है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट। ओके, ठीक है, तो इसके अंदर जो है लोअर बर्थ अलॉटमेंट में जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनका एज अगर 60 साल या उससे ऊपर है तो इस केस में उनको लोअर बर्थ का अलॉटमेंट किया जाएगा, और लेडीज़ के लिए जो है 45 ईयर्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज ऑन 1 जुलाई 2022 व्हाट इज़ द मिनिमम कैंसिलेशन चार्ज फॉर कन्फर्म्ड एग्जीक्यूटिव क्लास एक्सक्लूडिंग GST। तो यहाँ पे रेल टिकट्स का कैंसिलेशन चार्ज, जो मिनिमम कैंसिलेशन चार्ज है उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो जो मिनिमम है कैंसिलेशन चार्ज वह 240 रुपीज़ है। ठीक है, एज ऑन 1 जुलाई 2022 एक्सक्लूडिंग GST। नेक्स्ट है द मिनिमम डिस्टेंस फॉर चार्ज इन तत्काल फॉर AC चेयर कार। तो AC चेयर कार के केस में पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा दैट इज 250 किलोमीटर। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोच लीजेंड टू बी डिस्प्लेड आउटसाइड द थर्ड AC इकोनॉमी क्लास कोच इज BHEM। ठीक है, द कोच लीजेंड टू बी डिस्प्लेड आउटसाइड द थर्ड AC इकोनॉमी क्लास। तो थर्ड AC इकोनॉमी क्लास के लिए जो है वह M डिस्प्ले किया जाता है ना, जो M1 M2 M3 इस टाइप से डिस्प्ले होता है। ठीक है, B जो होता है वह बेसिकली थर्ड AC के लिए होता है। ठीक है, ठीक है, H जो है तो इंटीग्रेटेड फर्स्ट AC प्लस AC2 टायर कंबाइंड होता है। ठीक है, इसके अलावा E फॉर एक्स्ट्रा क्लास जो भी होता है कुछ ऐड होता है, तो इस केस में जैसे BE1 या CE1 इस टाइप का। तो यहाँ से M जो है थर्ड AC इकोनॉमी क्लास के लिए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है
एज ऑन 1 जुलाई 2022 द मैक्सिमम तत्काल चार्जेस फॉर फर्स्ट AC पैसेंजर 400, 300, 250, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो इस केस में इसका आंसर हो जाएगा क्या, नन ऑफ द अबव। ओके, इट इज़ बेसिकली 500 रुपीज़ है। ठीक है, ये रिवाइज हो गया है, मैक्सिमम तत्काल चार्जेस फॉर फर्स्ट AC पैसेंजर के लिए 500 रुपीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन अंडर सेक्शन 124 और 124A मे बी मेड टू द क्लेम्स ट्रिब्यूनल बाय। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सेक्शन 124 या 124A के तहत जो भी क्लेम्स हैं, ठीक है, तो उस केस में किस तरह के क्लेम्स को इंटरटेन किया जाएगा, यहाँ पे इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, सो द पर्सन हु हैज सस्टेन्ड द इंजरी और सफर्ड एनी लॉस, एनी एजेंट ड्यूली अथोराइज्ड बाय इफेक्टेड पर्सन और बाय गार्जियन इफ इफेक्टेड पर्सन इज माइनर, एनी ऑफ द गिवन ऑप्शन। सो एनी ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है unclaimed consignment has been defined in dash dash in section of dash dash Railway Act 1989। तो अनक्लेम्ड कंसाइनमेंट के बारे में बात की जा रही है कि रेलवे एक्ट के किस सेक्शन के तहत जो है तो इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो सेक्शन 84 ऑफ द रेलवे एक्ट 1989 के तहत जो है अनक्लेम्ड कंसाइनमेंट्स को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है पेनाल्टी फॉर मिस डिक्लेरेशन ऑफ गुड्स इज कवर्ड अंडर सेक्शन ऑफ डैश डैश रेलवे एक्ट 1989। तो मिस डिक्लेरेशन ऑफ गुड्स के अगेंस्ट जो है तो किस सेक्शन के अंदर पेनाल्टी को डिस्क्राइब किया गया, 163, 162, 164 एंड 165। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम पेनाल्टी की बात करें तो जो है सेक्शन 163 के अंदर जो है तो पेनाल्टी को डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट है विच टैरिफ कम्स अंडर द परव्यू ऑफ प्रायोरिटी ए ऑफ द प्रेफरेंशियल ट्रैफिक शेड्यूल। प्रेफरेंशियल ट्रैफिक शेड्यूल्स के अंतर्गत में कौन सा जो टैरिफ है वो प्रायोरिटी ए शेड्यूल में आता है। तो दिस इज अ मिलिट्री ट्रैफिक व्हेन स्पॉन्सर्ड बाय MIL रेल एंड अप्रूव्ड बाय ए रेलवे बोर्ड। सो इट इज ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन एनी केस फॉर द लॉस, डिस्ट्रक्शन, डैमेज, डिटेरियोरेशन, नॉन डिलीवरी ऑफ एनी कंसाइनमेंट अराइजिंग आफ्टर द one is the expiry of period of 7 days after termination of transit, expiry of period of 15 days before termination of transit, expiry of period of 21 days before termination of transit, and none of the given option are correct। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 7 डेज। ओके, आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांजिट, अगर 7 दिन का टाइम बीत चुका है तो इस केस में रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपके कंसाइनमेंट का अगर कोई भी लॉस होता है, डिस्ट्रक्शन, डैमेज, डिटेरियोरेशन होता है तो उसके लिए वो जिम्मेवार नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शंस इन रिगार्ड टू हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोसिव एंड अदर डेंजरस गुड्स आर लेड डाउन इन IRCA रेड टैरिफ, IRCA कोचिंग टैरिफ, RCT एक्ट एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा IRCA रेड टैरिफ। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी एक्सप्लोसिव हैं और डेंजरस गुड्स हैं तो उनको हैंडलिंग करने के इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्टनेस ऑफ पर्टिकुलर्स फर्निश्ड इन द फॉरवर्डिंग नोट। फॉरवर्डिंग नोट के अंदर जो है करेक्टनेस को या जो भी पर्टिकुलर्स हैं उसको करेक्टनेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, कंसाइनर की होती है, कंसाइनी की होती है, इंडोर्स कंसाइनी की होती है, या ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे कंसाइनर की होती है। ठीक है, जो भी प्रेषक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसके ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसमें पूछा है डैश डैश इज एम्पावर टू इंट्रोड्यूस राउंड द क्लॉक वर्किंग आवर्स एट अ गुड सेट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PCOM, GM, DRM, PCCM। तो इसमें यहाँ पे MSOP मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर की बात की जा रही है यहाँ पे तो यह बेसिकली DRM की जो मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर्स है MSOP उसके अंदर आता है कि DRM हैज़ द एम्पावर टू इंट्रोड्यूस राउंड द क्लॉक वर्किंग आवर्स ऑफ गुड सेट्स। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरह से हमने टोटल 25 मिनट्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस को रिव्यू किया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। अगर आपने सुपर थैंक्स पे कंट्रीब्यूट नहीं किया है तो ज़रूर कंट्रीब्यूट करें, साथ में चैनल को ज्वाइन करें और बहुत सारे बेनिफिट्स लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।